1947 में इंडिया कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ, उम्मीद और वादों से भरा हुआ। हमारे पास फर्टाइल जमीनें थीं, रिसोर्सेज थे और एक यंग एनर्जेटिक आबादी थी। दुनिया को उम्मीद थी कि एक जायंट जागेगा। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 तक। 78 साल बाद ट्रू ग्रेटनेस का सपना दूर लगता है। हम एक मेजर पावर हैं, पर सुपर पावर नहीं। क्यों? प्रोग्रेस के बावजूद मास पर मिशंस, एक बूमिंग इकोनॉमी, हमारी पोटेंशियल पूरी नहीं हुई है। ग्रैंड परेड्स हमारी आजादी को मार्क करती हैं, पर असली आजादी का मतलब सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं। इनविजिबल वॉल्स और सिस्टेमिक हर्डल्स अभी भी हमारी इमेंस टैलेंट को रोके हुए हैं। हमारी जर्नी लंबी रही है, पर हम जो हो सकते थे और हम जो हैं, उसके बीच का गैप स्टैगरिंग है। हमें लीड करना था, सिर्फ फॉलो नहीं करना था। ये समझने के लिए कि सुपर पावर का सपना इलूसिव क्यों बना हुआ है, हमें अपनी फाउंडेशन में चॉइसेस और क्रैक्स को देखना होगा। सवाल हमारी अचीवमेंट्स को अंडरमाइन करने का नहीं है, बल्कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की रियलिटी का सामना करने का है। हमें किसने रोका? चलो पता करते हैं। इंडिया में कभी पॉलिसीज की कमी नहीं रही, सिर्फ एग्जीक्यूशन की कमी रही। आजादी के बाद से हमने प्लान्स और स्कीम्स बनाए, पर शायद ही कभी एक कोहेसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई। हमारी मिनिस्ट्रीज अक्सर एक दूसरे के खिलाफ काम करती थीं, जिससे प्रोग्रेस खंडित हो जाती थी। हमने स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए, पर डिग्रीज को रियल स्किल्स से कंफ्यूज कर दिया। रोट लर्निंग ने क्रिटिकल थिंकिंग की जगह ले ली, जिससे लाखों लोग एजुकेटेड तो हुए, पर अनएम्प्लॉयबल रह गए। ब्यूरोक्रेसी, जो कभी हमारी बैकबोन थी, रेड टेप का एक मेज बन गई। इनोवेशन और एंटरप्राइज को स्टाइफलिंग कर दिया। एक बिजनेस शुरू करने या परमिट लेने का मतलब था एंडलेस पेपर वर्क और डिलेज। नतीजा, एक स्किल्ड वर्कफोर्स कभी तैयार नहीं हुई और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक लूमिंग डिजास्टर बन गया। पुअर प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट की कमी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ने एक विशियस साइकिल बना दी। इंडस्ट्रीज को इनोवेट करने में स्ट्रगल करना पड़ा, युवाओं को मीनिंगफुल काम खोजने में स्ट्रगल करना पड़ा। इंजन तैयार था, पर ट्रैक्स टूटे हुए थे। हमारी पोटेंशियल थी, पर सिस्टम लगातार ब्रेक्स लगा रहा था। असली रिफॉर्म के बिना प्रोग्रेस पेनफुली स्लो रही। आजादी के बाद इंडिया को एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम का सामना करना पड़ा जो डेवलपिंग नेशंस के खिलाफ था। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से लोन शर्तों के साथ आते थे। अक्सर ऐसी पॉलिसीज थोपते थे जो हमारी जरूरतों के हिसाब से नहीं थीं। डेट ट्रैप्स से बचने के लिए हमने प्रोटेक्शनिज्म और स्टेट कंट्रोल को चुना, पर इसका मतलब था ग्लोबलाइजेशन के फायदों से चूकना। लाइसेंस राज ने इंडस्ट्री को स्टाइफल्ड कर दिया, जिससे हम इनएफिशिएंट और अनकंपेटिटिव हो गए। केवल 1991 में क्राइसिस के तहत हमने लिबरलाइज किया। ईस्ट एशिया से सालों पीछे हमारी देर से शुरुआत ने हमें एक ग्लोबल रेस में कैचअप करने पर मजबूर कर दिया, जो पहले से ही चल रही थी। 1980 के दशक में इंडिया और चाइना एक जैसी फुटिंग पर थे। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, मैसिव पॉपुलेशंस और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। आज चाइना की इकोनॉमी हमारी तुलना में बहुत बड़ी है। क्यों? चाइना ने एक सिंगल माइंडेड प्लान को एग्जीक्यूट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और डिसाइसिव लीडरशिप ने एक्सप्लोसिव ग्रोथ को बढ़ावा दिया। इंडिया इस बीच पॉलिटिकल ग्रिडलॉक, ब्यूरोक्रेसी और कंपीटिंग इंटरेस्ट से धीमा हो गया। हम एग्रीकल्चर से सर्विसेज में लीप फ्रॉग कर गए, मैन्युफैक्चरिंग बूम को मिस कर गए, जिसने चाइना में लाखों जॉब्स बनाई। हमारा IT सेक्टर थ्राइव किया, पर एग्रीकल्चर छोड़ने वाले मैसेस को अब्सॉर्ब नहीं कर सका। चाइना के यूनिफाइड विजन ने इकोनॉमिक ग्रोथ के इर्द गिर्द एक नेशनल आइडेंटिटी बनाई। इंडिया की डाइवर्सिटी, हालांकि एक स्ट्रेंथ है, अक्सर फ्रैगमेंटेड प्रायोरिटीज और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की ओर ले जाती थी। चाइना के पास एक विजन था, जिसे लगातार परस्यू किया गया। इंडिया के पास कई थे, अक्सर एक दूसरे के खिलाफ। नतीजा, चाइना आगे निकल गया, जबकि इंडिया धीरे धीरे चलता रहा। स्ट्रैटेजी में अंतर ने सब कुछ बदल दिया। इंडिया वर्ल्ड क्लास टैलेंट प्रोड्यूस करता है, पर इसका बहुत सारा हिस्सा बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए विदेश चला जाता है। ब्रेन ड्रेन एक मैसिव लॉस है। हमारे सबसे अच्छे दिमाग इनोवेशन को कहीं और पावर देते हैं। क्यों? अपॉर्चुनिटी की कमी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और घर पर पुअर रिसर्च फंडिंग। हमारा R&D इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों के खर्च का एक अंश है। लैब्स अंडरफंडेड हैं, साइंटिस्ट्स अंडरपेड हैं और इनोवेशन स्टाइफल्ड है। हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं बजाय इसके कि उसे खुद बनाएं। एक सुपर पावर टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, वह उसे एक्सपोर्ट नहीं करता। जब तक हम रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम नहीं बनाते, हमारी एम्बिशंस जमीन पर ही रहेंगी।
इंडिया की कहानी अनफुलफिल्ड पोटेंशियल की है, न कि फेलियर की। पुअर प्लानिंग, स्किल गैप्स, ब्यूरोक्रेसी, लेट लिबरलाइजेशन और ब्रेन ड्रेन ने हमें रोके रखा है। पर फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है। न्यू जनरेशन एम्बिशियस है, कनेक्टेड है और पुराने तरीकों को चैलेंज करने के लिए तैयार है। एक सुपर पावर बनने के लिए हमें एग्जीक्यूशन पर फोकस करना होगा, एजुकेशन को ओवरहॉल करना होगा, रेड टेप को काटना होगा और R&D में इन्वेस्ट करना होगा। रास्ता मुश्किल है पर साफ है। इंडिया का डेस्टिनी लीड करना है, सिर्फ सपना देखना नहीं। सवाल अब यह नहीं है कि कब, बल्कि कब। जवाब एक नई पीढ़ी के पास है जो उस फ्यूचर को बनाने के लिए तैयार है जिसके वे हकदार हैं। सुपर पावर का सपना अभी भी जिंदा है अगर हम इसे सच करने का चुनाव करते हैं।